हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस पे चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 38 का पार्ट 1, जो कि हमारा है संविधान संशोधन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं अपने सिलेबस को। तो आप दोनों साइड देखते हुए चलेगा। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, अभी जो है हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 38 पे। ठीक है, संविधान संशोधन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, नहीं वैसे एक ही में ऑल खत्म। चलिए हम देखते हैं कब तक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ये छोटा सा वैसे चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड आपको अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है, एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ लिखा है नोट्स। पहले हम नोट्स करेंगे संविधान संशोधन की। लिखा है, कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय और काल और परिस्थितियों के अनुसार जो है संशोधन करना ही पड़ता है। मतलब टाइम के संग चीज़ें चेंज हो जाती हैं, काल के संग चीज़ें, परिस्थितियों के संग चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तब हमें उसमें संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखा है, भारतीय संविधान जो है नम्यता और क्या है, अनम्यता का मिश्रण है। यानी बहुत ज़्यादा देखिए नम्यता मतलब लचीला भी कह सकते हैं, थोड़ा कठोर भी कह सकते हैं, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो इसमें संशोधन का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने संविधान बना दिया अब इसमें चेंजेस कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 में क्या है, संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब जो हमारा आर्टिकल 368 है, इसके तहत जो संसद है ना, संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, कौन सा भाग है आपके पास, टोटल कितने भाग है संविधान में, 22 में से जो 20वां भाग है वो ऐसा कहता है। चलिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, एक होता है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है, एक होता है विशेष बहुमत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। ठीक है, यानी कि 3 तरीके से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है, संविधान में संशोधन के लिए जो है विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। समझते हैं वैसे, एक होता है विधेयक, एक होता है अधिनियम। ठीक है, विधेयक मतलब होता है बिल। ठीक है, जब भी कोई आता है प्रस्ताव तो वो बिल होता है, यानी कि विधेयक होता है। जब ये पास वास होके क्या बनता है, अधिनियम बनता है, यानी कि कानून बनता है, यानी लॉ बनता है। राइट, तो इसने कहा जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई एक ऐसा बिल लाना है, यानी कि विधेयक लाना है जिसमें खुद ही संविधान में संशोधन किया जा रहा हो, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक आप किसी भी सदन में ले आइए, ठीक है, लेकिन इसको पास होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। यानी कि साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, विशेष बहुमत से काम चलेगा। समझेंगे अभी सारा कुछ। लिखा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति की बात होगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी प्रक्रिया। राइट, संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, मतलब संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, यानी जो 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं, और जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान। आर्टिकल कौन सा है ये आपका, 279। संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं। मतलब ये कुछ विषय बताए इन्होंने जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संतुति आवश्यक है। यानी संसद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, और आधे, इसमें लिखा है आधे राज्य, मतलब सपोज हमारे पास 28 राज्य हैं तो इसका आधा कितना हो गया, 14 राज्य। तो 14 राज्य भी जो विधेयक हम लाए हैं उस पर बोले हाँ, तभी हो पाएगा संविधान का तभी संशोधन हो पाएगा। और विषय कौन कौन से थे दोस्तों जिसके लिए हमें ये वाला संशोधन चाहिए, वो ये रहे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ राज्य के मध्य जो है आपकी
विधायी शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में, और जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान आर्टिकल 279 से, संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है वो, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। तो इन सब में आपको ये चाहिए क्या, संसद में विशेष बहुमत चाहिए और आधे राज्य एटलीस्ट उस पर बोले हाँ। तो याद कर लीजिएगा कौन कौन से विषय थे, बहुत आसान है वैसे तो। अब लिखा है संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, मतलब सिंपल। इसने कहा कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत में पास हो सकता है। फिर लिखा है इसमें नए, जैसे अब इसके विषय, इसमें भी विषय बता रहा है, तो इसमें विषय कौन से हैं, नए राज्यों का प्रवेश या उनका गठन, नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र में, उनकी सीमा में, संबंधित राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसे समाप्त करना आदि। ये ऐसे विषय हैं जिस पे हम साधारण बहुमत से काम चला सकते हैं। ये जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे गाइस याद नहीं होगा। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती, मतलब अभी जो हमने काम किया ना ये वाला, तो ये संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है। आर्टिकल, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के थ्रू होता है, आर्टिकल 368 के, तो ये नहीं समझा जाता है, संविधान संशोधन में नहीं आता। अब लिखा है भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है, प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद यानी कि 31 का एंड 31 खा। देखिए पहले संविधान संशोधन में क्या हुआ था इसकी बात ये कर रहा है, कब हुआ था 1951 में। तो इसमें 2 आर्टिकल्स यानी कि 31 का और 31 खा ये और नवी अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, मतलब कितनी अनुसूचियां थी जब संविधान बना था, 8 के बाद नवी अनुसूची यहाँ पे जोड़ दी गई 1951 में, राइट। तो और 2 आर्टिकल्स भी जोड़े गए और एक अनुसूची जोड़ी गई नवी। अब आ जाओ 42वां संविधान संशोधन, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं लघु संविधान। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे संविधान में। कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ओके आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि संविधान के जो 52वां संशोधन अधिनियम 1985 हुआ है। तो अब गाइस यहाँ पे पता है क्या कर रहा है, ये जो इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुए हैं ना उसकी ये बात कर रहा है। तो 42वें में क्या हुआ था, इसे एक लघु संविधान बोल दिया गया, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। 32वें में अभी हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आए हैं, क्या हुआ था, जो दल बदल को पर रोक हेतु प्रावधान किए गए। 32वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया है 1985 में, दल बदल पर रोक के लिए प्रावधान। 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था गाइस, कब होता है, 1988 में होता है। इसमें जो वोट देने की यानी कि मतदान करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 86वां जो हुआ था संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। इसमें क्या किया गया, इसमें एक आर्टिकल है 21 का, इसको जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें कहा गया, मतलब संविधान में ये आर्टिकल जोड़ा गया, और ये आर्टिकल कहाँ जोड़ा गया गाइस, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा, 21 का। इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं सभी को निःशुल्क यानी कि फ्री में और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, देखिए अधिकार है ये, ठीक है, मौलिक अधिकार है ये, शिक्षा का अधिकार उपबंधित किया गया। ठीक है, तो कौन कौन से अभी हमने पढ़ लिए, पहला एक तो पढ़ा संविधान संशोधन, फिर हमने 42वां भी देख लिया, 52 में दल बदल देख लिया, 61 में हमने क्या देखा, मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष करा गया, और जो आपका 86वां संविधान संशोधन है इसमें हमने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का प्रावधान किया और अनिवार्य ये अधिकार है। अब 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ, मंत्री परिषद का आकार, मतलब कि गाइस जो सपोज लोकसभा है या विधानसभा है, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद बनती है, तो मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होने चाहिए इसके बारे में बात की गई। ऐसा नहीं है कितने भी बना लो मंत्री, ऐसा कुछ सीमा रखी गई। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए
केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, मतलब यहाँ पे मंत्री, टोटल मंत्री कितने होने चाहिए, और उसी में इंक्लूड करके रखा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी। केंद्र में प्रधानमंत्री को भी मंत्रिपरिषद में इंक्लूड करके बता रहा है और मुख्यमंत्री को राज्य में। ठीक है, तो कुल संख्या जो आपकी लोकसभा और विधानसभा में जितने भी लोकसभा में सदस्य होंगे या जितने भी विधानसभा में सदस्य होंगे, उसके सिर्फ और सिर्फ 15%, मैक्सिमम 15% मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, और राज्यों में ये कह रहा है कि 12 से कम नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम तो 15%, लेकिन 12 से कम राज्यों में मंत्री नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखिए छोटे राज्य भी होते ना, तो उसमें ऐसा होता है कि यार 15% में 12 भी नहीं आ रहे, तो 12 से कम नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 15% होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए 69वां संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो 1991 की। तो इसमें क्या कहा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब, कौन सा संविधान संशोधन, 69, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को क्या बोला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 97 में क्या हुआ, 2011 की बात है, सहकारी समितियां होती है ना गाइस, उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। फिर अब यहाँ से लगातार सारे, यानी कि 100वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या हुआ, भारत, ये याद रखिएगा, 100 के बाद वाले तो सारे याद रखिएगा। देखिए 100वें में क्या होता है, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता, जो बहुत समय से चला आ रहा था ना गाइस, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसमें जो है क्रियान्वयन से संबंधित है, भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से रिलेटेड है। राइट, 100 तो 100 भी याद रखिएगा, 101 भी याद रखिएगा। ये 2016 में GST से संबंधित था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। 102 में क्या हुआ था गाइस, 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, OBC। ठीक है, तो 100 में आपका क्या देखा हमने, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। 101 में GST देख लिया, हाँ ये सन भी जरूर याद रखिएगा। और 102 में हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया। 103 में हमने क्या किया, सामान्य श्रेणी, मतलब जो EWS वाला आया था, तो इसको आरक्षण की बात करी गई, यानी कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण की बात करी गई 103 में। 104 में क्या इंपॉर्टेंट था, जो 2019 में आया, अनुच्छेद 334 में क्या करा गया, पहले देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में और जो विधानसभा है उसमें जो है आरक्षण मिल जाता है, उनकी सीटों में आरक्षण मिलता है और अगले 10 साल के लिए मिलता है। प्लस इसके साथ एक और था दोस्तों, क्या था आपका, एंग्लो इंडियंस के लिए भी होता है ये चीज़ें। ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए भी होता है कि जो लोकसभा है या विधानसभा में आरक्षण मिलता है अगले 10 साल के लिए, लेकिन इसके वाले प्रावधान को यहाँ पे 104वां संविधान संशोधन में उसमें ख़त्म कर दिया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रखा है, ठीक है, लेकिन एंग्लो इंडियंस वाले को ख़त्म कर दिया। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन 2019 की बात करिए। तो इसमें लिखा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 331 और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष बाद 25 जनवरी 2020 से निष्प्रभावी हो गई। किसकी बात कर रहा है ये, एंग्लो इंडियंस वाली बात कर रहा है। 2020 के बाद जो 10 साल बढ़ाना था ना दोस्तों, उसको नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो इसमें लोकसभा में भी बढ़ना होता है एंग्लो इंडियंस को और विधानसभा में भी बढ़ना होता है। तो लोकसभा में किस आर्टिकल के थ्रू, 331, राज्यसभा में 333। तो 25 जनवरी 2020 के बाद खत्म। फिर लिखा है संविधान की आधारभूत संरचना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का अर्थ है कि संविधान में कुछ लक्ष्य ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी दोस्तों हमने बात करी बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना, यानी कि जो संविधान का स्ट्रक्चर है ना उसको आप संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकते, बस ये बोला गया है। जैसे इसने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं आपके
संविधान में, तो आप उसको ख़त्म या उसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसको बदलना नहीं है। फिर लिखा है आधारभूत संरचना के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में किया गया था। ये मतलब इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कब लाई थी, तो वो लाई थी आपका एक केस आया था केशवानंद भारती वाद आया था, यानी कि केस केशवानंद भारती केस 1973। तो इस टाइम जो है आपका सुप्रीम कोर्ट इसको लाती है बेसिक स्ट्रक्चर। इसने कहा भैया जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको परिवर्तित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप संशोधन करिए लेकिन उसके ही अकॉर्डिंग करना है, आपको संविधान का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ओके, फिर लिखा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ओके, चलिए देखिए इसमें लिखा है आर्टिकल 368 के अनुसार इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है। यानी कि आपका जो कथन है एकदम ठीक है, मतलब कर सकती है। फिर दूसरा लिखा है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, ये भी सही है। इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। यानी कि गाइस इसमें एक चीज़ और पता चल रही है यहाँ से कि अगर आप संविधान में संशोधन की बात कर रहे हैं तो संविधान में जो संशोधन है उसकी शक्ति किसको है, सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ना कि विधानमंडल को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की स्पष्ट व्याख्या है, तो आपका आंसर हो गया ए। लिखा है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। हमने कहा ऐसा कौन सा विधेयक है जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो गाइस देखिए एक हो गया आपका साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और दोनों सदन बोल रहा है ये, देखिए दोनों सदन यानी कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी, ठीक है। और जो धन विधेयक है गाइस इसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट धन विधेयक की तो सारी की सारी इंपॉर्टेंस लोकसभा में ही होती है। वित्त विधेयक का भी कुछ वैसा ही काम है, ठीक है, वो उसमें भी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं तब आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा में भी आपको मिलना चाहिए और राज्यसभा में भी आपको विशेष बहुमत मिलना चाहिए। आइए संसद की संविधान संशोधन की शक्ति उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। मतलब आपको संविधान संशोधन के बारे में इस आर्टिकल में मिलेगा। तो इसमें लिखा संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी कि अब इसने कहा विशेष बहुमत का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कुल सदस्यों के आधे से अधिक, यानी कि 100 सदस्य बैठे हैं उसका आधा हो गया 50 + 1, आधे से अधिक, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य। अब सारे तो नहीं उपस्थित होंगे या मतदान कर रहे होंगे, सपोज कि 80 हैं तो 80 का 2/3 बहुमत, 80 का 2/3, तो इससे पारित होना आवश्यक है, ठीक है। आधे से अधिक और 80 का 2/3 ऐसा मान लेते हैं कि यही उपस्थित है और मत दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। इसने कहा कि संशोधन के लिए जो अभी है आप पहले लोकसभा में बिल लाओगे कि राज्यसभा में लाओगे। तो गए देखिए इसमें लिखा है संसद के किसी एक सदन में, मतलब चाहो तो लोकसभा में ले आओ,
चाहो तो राज्यसभा में ले आओ। लेकिन अब इसमें व्याख्या भी देख लेते हैं। तो इसमें व्याख्या देखते हैं। इसमें भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब आप चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 368(2) में किया गया है कि आप चाहो तो लोकसभा में लाओ चाहे तो, किंतु संशोधन के लिए प्रत्येक सदन के सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, संविधान में अगर आपको संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मतलब इसने कहा कि जो प्रावधान है ना भारत में संविधान में संशोधन का, ये हमने कहाँ से, किसके संविधान से लिया है? ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। फिर वही बात है, या तो लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो गाइस लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा दोनों में हो सकता है। तो ए और 1 और 2। भारत के संविधान के आर्टिकल 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। चलो अब इसको समझते हैं। ये एक्चुअल में वो वाला संशोधन हो गया कि जिसमें आपको ना आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। कितने? आधे राज्यों का अनुमोदन, यानी कि 28 राज्यों में से 14 राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ वो वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 368(2) के परंतु के उपबंधों के तहत वर्णित संविधान के कतिपय प्रावधान में संशोधन करते हुए विधेयक के भारत की संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपेक्षित बहुमत से पारित होने के पश्चात, मतलब संसद में तो पारित हो गया, उसके बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है प्रस्तुत किया जाने से पहले यह आवश्यक है कि कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थित किया जाए। ठीक है, तो मतलब राज्यों को भी हाँ कहना है यहाँ पे, आधे राज्यों को इनफैक्ट। तो आधे राज्य यदि विधेयक को अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है, मतलब हाँ हो गया, विधेयक जो है अब कानून बनेगा। अब इसने कहा राजस्थान विधानसभा समेत कोई भी विधानसभा संकल्प को, कोई भी विधानसभा, खाली राजस्थान ही नहीं, तो इसने कहा कोई विधानसभा संकल्प को पारित कर सकती है। बिल्कुल सही है, हाँ भी कह सकती है उस पर, अस्वीकार कर सकती है, ना भी कह सकती है। ऐसे संकल्प में विधानसभा द्वारा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया। मतलब कि विधेयक जो है, अभी जो बिल है वो किसी राज्य के पास आ गया। ठीक है, अब ये स्टेट क्या काम कर सकता है? उसे हाँ भी कह सकता है, उसे ना भी कह सकता है, लेकिन उसको जो है ना संशोधित नहीं कर सकता। ठीक है, ये काम नहीं कर सकता। तो देखिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो सही है, संशोधन नहीं कर सकता, अस्वीकार कर सकता है और पारित भी हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है, लेकिन ये मतलब संशोधन नहीं कर सकता। तो आंसर देखिए आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअल में देखिए राजस्थान से क्वेश्चन था ना, इसलिए इसने राजस्थान का नाम लिख दिया बस। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो कौन कौन से विषय पे जो है आधे राज्यों की भी जरूरत पड़ती है हमें? तो इसमें संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्य द्वारा निर्माण और राज्यों की सीमा एवं नामों में परिवर्तन। तो ये तो बिल्कुल हम जानते हैं, तो साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, तो चौथा तो गाइस गलत है। देखो चौथा गलत, चौथा गलत, चौथा गलत, हमारा आंसर हमें मिल गया कि जो 14 राज्य, मतलब जो आधे राज्यों की अनुमति की जरूरत है ना, वो इन विषयों पर है।
संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो वैसे देखिए ये वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हम नोट्स में पढ़ के आए हैं कि संविधान साधारण बहुमत में क्या होता है, कौन कौन से विषय आते हैं, विशेष बहुमत में क्या होता है, कौन कौन से विषय आते हैं, एंड विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुमोदन की बात होती है तो इसके अंदर कौन कौन से विषय आते हैं। तो इसको दोस्तों आप एक बार रीड करिएगा क्योंकि हम नोट्स में पढ़ गया है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही क्या है संवैधानिक संशोधन संभव है। अब आप क्या करें, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई सूची और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। चलिए तो आइए समझते हैं इसको। तो आंसर ए है 1 2 3, यानी कि एक नहीं है बस इसमें। कौन सा ये विधान परिषद की समाप्ति, तो ये तो साधारण बहुमत से हो जाता है, ठीक है। बाकी आपके विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यानी इसने कहा खाली अगर आपको संशोधन करना है संविधान में तो वो क्या आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। दूसरा देखते हैं, यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, यानी संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग कर रहा है अगर ये संशोधन, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। एक तो इसने यही गलत लिख दिया, सभी राज्य नहीं गई, अगर होता तो आधे राज्य, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया हमारा गलत, दूसरा तो गलत हो गया, सभी राज्य नहीं आधे राज्य, तो ये हो गया हमारा गलत। दूसरा पहला क्या लिखा था, इसमें कहा कि जो है कि क्या सबसे पहले हम लोकसभा में ही ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते। तो अभी हमने पढ़ा लोकसभा में भी ला सकते गए, तब राज्यसभा में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया गलत। तो देखिए ना तो 1 ना तो 2। देखिए संविधान के अनुच्छेद 368(2) जो विधेयक है ना संविधान संशोधन, वो संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी या राज्यसभा में। संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित अगर संशोधन है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए, ना कि सभी राज्य, ठीक है। आर्टिकल 368(2). आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। लिखा है केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात हो रही है। तो विस्तार, सर्वोच्च उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वैसे इसका आंसर देखिए, इसमें लिखा है 6 7 एंड। तो वैसे इसमें बताना है हमें कौन सा गलत है, ये बताना है, ठीक है। इसमें लिखा राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की शर्तें, राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे विषय संविधान संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। इसमें कोई भी परिवर्तन संविधान संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है, मतलब संसद में अधिनियम बनाकर हम कर सकते हैं ना, इसमें जो है संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो किस किस में नहीं पड़ती है, फिर से आ जाते हैं ऊपर ही। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो गैस राष्ट्रपति वाली बातें थी इसमें सारी, राष्ट्रपति की योग्यता, पद की शर्तें और राष्ट्रपति के कार्यकाल। तो ये है आपका 4 5 6 लिखा है। बाकी इसमें तो गैस यहाँ पे क्या लिखा है, डी 4 5 6, यही आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो, तब क्या होता है। चलिए समझते हैं। संविधान संशोधन विधेयक
संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। मतलब लोकसभा में भी विशेष बहुमत उसे मिलना चाहिए और राज्यसभा में भी। ठीक है, तो किसी एक सदन द्वारा पारित होने या फिर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत होने अथवा दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। मतलब इसने कहा लोकसभा ने हाँ कह दी, राज्यसभा ने ना कह दी, या राज्यसभा ने हाँ कह दी, लोकसभा ने ना कह दिया, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या हो रहा है, मतभेद है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विधेयक आपका समाप्त है। क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए क्या होता था कि अगर दोनों सदनों में ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मान ही नहीं रहे, विरोध है, तो हम क्या करते थे, एक और तरीका था संयुक्त बैठक का। मतलब इसमें कुछ सदस्य लोकसभा से आ जाते हैं, कुछ राज्यसभा से आ जाते हैं, मिल बांट के फैसला कर लेते हैं। लेकिन जहां हम संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं वहाँ पे विधेयक सीधा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ऐसी प्रॉब्लम आने पे। तो इसमें जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। किसमें, संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखा है, विधेयक अंतिम रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त। लिखा है संविधान संशोधन से संबंधित निम्नांकित कथन पर विचार कीजिए। चलिए, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख है। तो गैस दो था कि तीन था, तीन था। ओके, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। फिर वही बात, लोकसभा में ही या लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। फिर लिखा है संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद अगर हो जाता है तो संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अभी हम पढ़ के आए कि भैया संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, विधेयक समाप्त हो जाएगा। फिर लिखा है राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो गाइस इसको थोड़ा समझेंगे, निषेधाधिकार क्या होता है। बाकी हमने क्या देखा कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, और दो विधियों का उल्लेख है। चलिए देखते हैं आइए। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 368(2) के तहत संविधान संशोधन की दो विधियां दी गई हैं। पहला, अच्छा दो विधियां क्या मतलब है गाइस, हम कुछ और समझे थे। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। ठीक है, दूसरा कि जब ये पारित हो जाता है संसद में, उसके बाद जो है कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है। तो ये दो विधियां हैं, तो पहला वाला सही है। ठीक है, दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, यानी कि लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी। दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान संशोधन के लिए। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के अनुमति देनी होगी, उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी, शब्द से स्थापन करके किसी संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो ये 24वां संशोधन। आइए समझते हैं क्या हुआ था तब। देखिए राजस्थान में आया हुआ है। तो इसमें लिखा है कि जो संविधान है 24वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा आर्टिकल 368 के खंड 2 में संशोधन करके संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को वीटो कर सकने की जो शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया। यानी कि वीटो नहीं कर सकता राष्ट्रपति, राइट। संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की जो है कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उस सदन में उपस्थित मत देने वाले जितने भी सदस्य उसके 2/3 बहुमत द्वारा पारित
कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मतलब लोकसभा में भी विशेष बहुमत, राज्यसभा में भी विशेष बहुमत, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास प्रस्तुत कर दिया गया। तो विधेयक को अपनी अनुमति देता है तब संविधान उस विधेयक के निर्बंधों के अनुसार संशोधित हो जाएगा। मतलब राष्ट्रपति को हाँ बोलना है, परंतु कतिपय मामले में विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित इस आशय के संकल्पों द्वारा उस विधानमंडल का अनुसमर्थन भी क्या है अपेक्षित है। मतलब वही संसद हाँ कह दी, फिर आधे राज्य, फिर राष्ट्रपति, हो गया काम हमारा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।